जो जैव प्रक्रम है उसका अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मनुष्य की जो किडनी है। मैंने आपको बोला था कि मैं इसकी क्लास भी लूँगी, मैं आपको बताऊंगी कि किडनी क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है। आज हम इसके बारे में देखेंगे। आपका क्वेश्चन 3 प्रकार के इसमें कवर हो जाएंगे। एक तो आता है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र को समझाइए, दूसरा किडनी की संरचना को समझाइए, तीसरा कार्यविधि क्या है किडनी की, है ना, और इसकी कार्यविधि हो जाएगी और इसकी संरचना हो जाएगी। चलिए अब हम देखें। अब आप देखें मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र टॉपिक है। इसमें आपको यहाँ दिख रही है 2 किडनी है। सबसे पहले हमको अगर किडनी की संरचना आए कि वृक्क की संरचना को समझाइए, तो मैं स्टार्टिंग इसी टॉपिक से करूँगी, ठीक है। ये सेम के आकार का है, सेम के बीज आपने देखे होंगे, बिल्कुल वैसे ही होता है किडनी हमारी, और वो होती है लाल और भूरे रंग की। कैसी होती है? लाल और भूरे रंग की, सेम के आकार की होती है। 2 होती है किडनी, एक वर्क करना छोड़ दे तो दूसरी से काम चलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 किडनियां होती हैं हमारे शरीर में, लेकिन दोनों किडनियां बिल्कुल समान दूरी पर नहीं होती। जो दाएं किडनी होती है वो बाएं किडनी की अपेक्षा थोड़ी सी क्या होती है, नीची होती है, ठीक है। इनके बीच में 0.4 इंच का, कितने 0.4 इंच का अंतर होता है। रीजन ये है कि लेफ्ट साइड में क्या पाया जाता है, हार्ट, जिसके कारण वो क्या होती है, थोड़ी सी नीचे हो जाती है, ठीक है। तो दोनों जो किडनियां होती हैं वो बराबर नहीं होती है। दाएं किडनी जो होती है वो बाएं किडनी की अपेक्षा क्या होती है, थोड़ी नीची होती है, और दोनों के बीच में कितने का अंतर होता है, 0.4 इंच का अंतर होता है, ठीक है। अब हम लंबाई मोटाई की बात कर रहे हैं, तो आप अगर किडनी की लंबाई की बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। चौड़ाई में अगर हम देखें तो कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 सेंटीमीटर मोटी। अगर हम इसकी मोटाई देखेंगे तो वो मोटाई कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 सेंटीमीटर क्या होती है, मोटी होती है किडनी, ओके। अगर हम देखें उत्तल और अवतल क्या होता है, यहाँ से अगर हम देखें तो बाहर से, इधर से हम इस साइड से देखेंगे अगर, तो ये उभरा हुआ भाग दिखता है। ये आपको अगर इधर से देखेंगे आप, तो यहाँ से आप इस डायरेक्शन से देखेंगे तो ये उठा हुआ दिखता है। क्या दिख रहा है, उठा हुआ। तो ये जो उभार होता है उसे हम उत्तल बोलते हैं। क्या होता है, उत्तल। और ये चीज मैं इस साइड से देखूंगी तो वो उभरा हुआ दिख रहा है, और अगर मैं इसी चीज को इस डायरेक्शन से देखूंगी तो अंदर से क्या दिख रहा है, गड्ढा टाइप का दिख रहा है, ओके। तो अगर उभरा हुआ भाग दिखता है जिस डायरेक्शन से हम देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं उत्तल। क्या बोलते हैं, उत्तल। और अंदर से वो कैसा दिखता है, अवतल। किस तरह का दिखता है, अवतल, ठीक है। तो अंदर जो अवतल, जो गड्ढे टाइप की संरचना होती है, उस भाग को हम हाइलम कहते हैं। आप देखें यहाँ पे ये उभरा हुआ भाग दिख रहा है, उभरा हुआ उत्तल की तरह कार्य करेगा। अंदर से हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, वो अवतल की तरह है, और यहाँ पर जो गड्ढे के समान संरचना पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करें इसकी संरचना की। ये तो मैंने आपको बाहरी संरचना बता दी। यहाँ पर पाई जाती है एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, ये ग्रंथि दिख रही है आपको। अब यहाँ पर ये जो बाहरी पोर्शन पाया जाता है इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और यहाँ बीच में पाया जाता है मेडुला। क्या पाया जाता है, मेडुला। आपको मैं बता चुकी हूँ कि किडनी जो होती है बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर ही नेफ्रॉन होते हैं, अंदर ही, ठीक है। तो जो नेफ्रॉन होते हैं उसका जो कोमल संपुट, प्याले के समान जो संरचना होती है, ठीक है, आपको बताई थी, तो वो प्याले के समान संरचना जो होती है वो कॉर्टेक्स वाले भाग में होती है। कहाँ पर होती है, कॉर्टेक्स वाले भाग में। और जो बाकी के जो नीचे अपना आता है हेनले लूप वगैरह जो होता है, यहाँ पर अपन ने हेनले लूप और क्या और जो नलिकाएं होती हैं, बाकी का जो पूरा पोर्शन आता है वो कहाँ पर आता है, मेडुला, ठीक है। तो नेफ्रॉन की संरचना इससे पहले मैं आपको वीडियो भेज चुकी हूँ, उसमें आप देखेंगे नेफ्रॉन की संरचना। तो सिर्फ गोमन संपुट वाला जो भाग होगा वो होगा कहाँ पर, कॉर्टेक्स में। ऐसे सिर्फ एक नेफ्रॉन नहीं होता, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, और वो एक छन्नी की तरह कार्य करते हैं, जो शरीर से सब अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। तो उसका जो गोमन संपुट वाला भाग होता है वो होता है कॉर्टेक्स वाले भाग में, और जो हेनले लूप वगैरह होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, मेडुला वाले भाग में। ये पोर्शन जो होता है वो कौन सा होता है, मेडुला वाला, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है, नेफ्रॉन वर्क करेंगे। नेफ्रॉन की संरचना में आप उसके किस तरह से वो वर्क कर रहा है वो आप देख ही लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जब वो छन जाता है ना, अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, छनता है, वो छनकर कहाँ पर आता है, ये 25 सेंटीमीटर लंबी मूत्र वाहिनी होती है,
ठीक है। ये कितने सेंटीमीटर की होती है? 25 सेंटीमीटर की। जब पूरी तरह से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो पूरी तरह से छन जाता है और जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उन्हें अवशोषित कर लिया जाता है, उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो यहाँ से होता हुआ 25 सेंटीमीटर लंबी मूत्र वाहिनी से कहाँ पर आ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इसके द्वारा शरीर से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपना मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र हो गया। अब आता है बात मनुष्य की जो ये जो उत्सर्जन तंत्र होता है कार्यविधि की, कि किस तरह से कार्य करता है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करें नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन से क्या होता है? नेफ्रॉन में आपको मैंने इस टाइप की संरचना बताई थी, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप का था, प्याले की समान संरचना थी। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से क्या होता है? बहुत सारा कुंडलित नलिकाएं होती हैं। यहाँ पर कैसी नलिकाएं होती हैं? कुंडलित नलिकाएं। तो ये जो वमन संपुट वाला भाग होता है, यहाँ से रक्त तेजी से आए। रक्त जब तेजी से यहाँ पर आएगा, दो चरणों में होती है ये। एक तो होता है अति सूक्ष्म निस्पंदन और पुनः अवशोषण, है ना। कार्यविधि जो होती है, क्रियाविधि जो है मूत्र के निर्माण की, वो 2 चरणों में होती है। सबसे पहले मैंने क्या बताया? अति सूक्ष्म निस्पंदन, ठीक है। और दूसरा होता है क्या? पुनः अवशोषण। तो मैं पूरा नेफ्रॉन नहीं बना रही हूँ, मेरे को तो आपको बस प्रोसेस समझाना है, तो मैं आपको समझा दूंगी। तो आप देख लें, क्योंकि नेफ्रॉन की संरचना की डिटेल अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो आप देखें यहाँ पे, यहाँ से रक्त तेजी से आया और यहाँ से क्या होगा? जब वो इतने सारे ये जो पूरी आपको जाल दिख रहा है केशिकाओं का, इससे जब वो ऊपर जाएगा तो इसमें से कुछ अपशिष्ट पदार्थों के साथ उपयोगी पदार्थ भी छनकर इसमें आ जाएंगे वोमन संपुट में। ग्लोमेरुलस है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से जब तेजी से रक्त आया और इधर से गया तो अपशिष्ट पदार्थ छनकर कहाँ पर आ गए? वोमन संपुट। तो अब ये क्रिया क्या होती है? अति सूक्ष्म निस्पंदन, ठीक है। तो छनकर क्या क्या आ जाता है? अब उसमें जरूरी नहीं अपशिष्ट पदार्थ में, जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल तो होता ही है। यूरिया, यूरिक अम्ल, ये चीजें तो अपशिष्ट में आ जाती हैं, लेकिन इसके साथ छनकर यहाँ से क्या होते हैं? कुछ उपयोगी पदार्थ भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए लवण, जल, ठीक है। तो ये चीजें जो होती हैं वो हमारे शरीर के लिए, ग्लूकोज, ये चीजें क्या होती हैं? उपयोगी होती हैं। तो क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ के साथ साथ छनकर क्या होते हैं? उपयोगी पदार्थ भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? अति सूक्ष्म निस्पंदन। अब पुनः अवशोषण, दूसरा पॉइंट क्या है? पुनः अवशोषण। तो यहाँ पर आपको नेफ्रॉन की संरचना में बताया, बहुत सारी पतली पतली क्या नलिकाएं फैली हुई होती हैं। तो क्या होता है? यूरिया और यूरिक अम्ल जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, वो यहाँ से क्या होते हैं? नलिकाओं के माध्यम से क्या होते हैं? मूत्र वाहिनी के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। लेकिन जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, लवण, जल, ग्लूकोज, यहाँ पर जो वोमन संपुट के नीचे यहाँ पर अनेक पतली पतली नलिकाओं का क्या फैला रहता है? जाल फैला रहता है। वो इन आवश्यक पदार्थों को जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है उनको क्या कर लेती है? पुनः अवशोषित कर लेती है, जिनका कि हम अपने लिए यूज कर सकते हैं वापस से पुनः। तो इस तरह से इनका क्या हो जाता है? पुनः अवशोषण हो जाता है। ये इनकी कार्यविधि है, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब अपन अपना अगला टॉपिक अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, धन्यवाद।